subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the drug excretion. So that is a part of pharmacokinetic. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में, जो कि फार्माकोकाइनेटिक का ही पार्ट है। फार्माकोकाइनेटिक में 4 मेन टॉपिक हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। जो प्रीवियस 3 टॉपिक हैं आपके एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे ड्रग एक्सक्रीशन के बारे में। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So drug excretion means irreversible loss of drugs from our body is known as the drug excretion. ड्रग का या ड्रग के मेटाबोलाइट का हमारे बॉडी से किसी भी साइट्स के थ्रू आपके कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट होना, कम्प्लीटली एलिमिनेट होना, इरिवर्सिबल होना, वो एक तरीके से ड्रग एक्सक्रीशन पार्ट है या ड्रग एलिमिनेशन है। सो बेसिकली बात करें हम लोग इसकी डिफिनेशंस की, सो इट इज़ द रिवर्सिबल लॉस ऑफ सिस्टमिक एब्जॉर्ब्ड ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट फ्रॉम द आवर बॉडी इज नोन एज द ड्रग एक्सक्रीशन एंड देयर आर वेरियस साइट्स फॉर द ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन के बहुत सारे साइट्स हो सकते हैं, ये बहुत सारे साइट्स के थ्रू ये एक्सक्रीट आउट हो सकता है। बात करें हम लोग किडनी की, जो कि मेजर ऑर्गन है, आपके यूरिन के थ्रू मेजरली ड्रग जो हैं आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं। उसके अलावा आपके फिशस हैं, उसके अलावा आपके एक्सहेल्ड एयर है लंग्स के थ्रू, उसके अलावा आपके जो स्लाइवा है, स्वीट है या मिल्क है, उसके थ्रू भी ड्रग एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। तो पहले आपका यूरिन, मीन्स इस यूरिन में जो है मैक्सिमम ड्रग, बहुत सारे लगभग 90% जो ड्रग हैं वो कहीं ना कहीं आपके यूरिन के थ्रू ही आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। सेकेंड आपका फिशेस, जो कि बाइल्स के थ्रू होते हैं। तो अल्टीमेटली जो भी ड्रग अनएब्जॉर्ब्ड होगा, जो भी ड्रग हम ओरल रूट से लेते हैं, ओरल रूट से लेने के बाद कुछ ड्रग एब्जॉर्ब होकर पहुँचते हैं आपके पोर्टल वेन्स के थ्रू लीवर पे, लेकिन कुछ जो ड्रग हैं वो अनएब्जॉर्ब्ड रह जाते हैं। वो अनएब्जॉर्ब्ड ड्रग कहीं ना कहीं आपके फिशस के थ्रू ही बाहर आएगा। या बात करें कुछ ड्रग की, तो जो कुछ ड्रग हैं वो आपके पहुंचते हैं लीवर पे उनका मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म होने के बाद कुछ जो ड्रग हैं उनमें आपके लीवर में कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू आपके लीवर से बाइल तक पहुँचता है। बात करें फॉर एग्जाम्पल की, तो आपके ऑर्गेनिक एसिड या ग्लूटामाइड कंजुगेटेड ड्रग जो हैं आपके OATP मीन्स ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू आपके, या फिर MRP2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू आपके लीवर से आपके बाइल्स तक पहुंचता है और फिर आपके फिशस से वो बाहर निकलता है। उसके अलावा आपके जो ऑर्गेनिक बेसेस हैं वो आपके OCT ऑर्गेनिक केटाइन या ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के थ्रू पहुंचते हैं आपके बाइल्स में, या आप लिपोफिलिक ड्रग जो हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स के थ्रू पहुंचते हैं। आपके जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। आपके जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 डाल्टन्स से ऊपर होते हैं, वो भी आपके फिशस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होते हैं। उसके बाद बात करें कुछ ड्रग की, जैसे कि आपके इरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, टेट्रासाइक्लिन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये जो ड्रग हैं आपके लीवर से वापस पहुंचते हैं बाइल्स के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन्स में। और कहीं ना कहीं ये जो ड्रग का मेनली होता है इंटेरोहेपेटिक रिसर्कुलेशन या इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, मीन्स आपके इंटेस्टाइन से या GIT से लीवर तक पहुँचना, लीवर से वापस इंटेस्टाइन में पहुँचना। उससे होता क्या है, ये ड्रग वापस आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में पहुंचने के बाद वापस रीएब्जॉर्ब होंगे, और रीएब्जॉर्ब होने की वजह से ये फिर आपके ब्लड सर्कुलेशन में आएगा और अपना एक्शन दे सकता है। क्योंकि जो बहुत सारे जो ड्रग हैं आपके बनते हैं मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट जब बनेंगे तो हो सकता है कि वो कॉन्जुगेट बनेंगे, चाहे ग्लूटामिक एसिड कॉन्जुगेशन हो या सल्फेट हो या फिर मिथाइलेटेड हो। ठीक है, ये जो कॉन्जुगेटेड है हमारे पहुंचते हैं इंटेस्टाइन्स में, और हमारे इंटेस्टाइन्स में क्या होते हैं, माइक्रोबियल फ्लोरा, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरियाज इनको मेटालाइज करते हैं वापस, फिर मेटालाइज होने की वजह से ये वापस जो है अपने ड्रग फॉर्म में आ जाते हैं, और ये जो ड्रग हैं वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, उससे उनका ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, अपना एक्शन भी हाई हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो ड्रग हैं, जैसे की बात करें लेक्सेटिव की, परगेटिव्स की, जैसे कि बात करें एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स की या फिर हेवी मेटल्स की, ये डायरेक्टली आपके फिशस से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सहेल्ड एयर और लंग्स। तो जो भी आपके वोलेटाइल लिक्विड्स हैं या गैसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स के थ्रू जो हम एक्सेल करते हैं, आपके जो एक्सप्रेशन करते हैं हमारे एयर का, उसमें भी कुछ ड्रग जो हैं इसकी हो जाते हैं, खासकर वोलेटाइल लिक्विड्स और गैस। फॉर एग्जांपल की ओर जनरल एनेस्थीसिया मीन्स जो भी आपके हेलोथेन हैं, आइसोफ्लोरेन है, नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, या सॉरी आपके जो डाइथाइल ईथर हैं, ये सब जो ड्रग हैं जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं वो आपके इजीली एयर के थ्रू
एक्सहेल्ड होते हैं। उसके अलावा बात करें एल्कोहल की या फिर पेरल्डिहाइड की, ये भी जो ड्रग हैं हमारे एयर से ही बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट आपका सलाइवा या आपके स्वीट्स, तो इनमें बेसिकली आपके लिथियम आयन, पोटेशियम आयोडाइड या हेवी मेटल्स, और जो मेन ड्रग है वो आपका रिफाम्पिसिन। तो रिफाम्पिसिन भी आपके सलाइवा से रिलीज होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन सा ड्रग आपके सलाइवा से या स्वीट से रिलीज होता है। एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, ठीक है, आपके पैरासीटामोल, एस्प्रिन, तो आंसर क्या होगा रिफाम्पिसिन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, खासकर जो कुछ पॉइंट्स हैं उन पे। बात करें मिल्क की, तो मिल्क भी बहुत सारे ड्रग जो हैं स्किट आउट हो जाते हैं। जितने भी आपके हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग हैं, हाईली लिपिड सोलुबल ड्रग इजीली आपके मिल्क में पहुंच जाता है और वहाँ से वो रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो लिपिड ड्रग्स और बेसिक ड्रग इसलिए क्योंकि जो मिल्क का पीएच है वो आपके लेस देन होता है 7। तो लेस देन 7 होता है, मतलब जो बेसिक ड्रग है वो एसिडिक मीडिया में आयंस बनेंगे और आयंस इजीली स्किट आउट होते हैं। तो इसलिए जो मिल्क से जो बेसिक ड्रग हैं वो इजीली स्किट आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं जब मेन जो है वो आपका रीनल एक्सक्रीशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्रग, मैक्सिमम ड्रग, यूँ कहें कि 95% जो ड्रग हैं वो कहीं ना कहीं आपके यूरिन के थ्रू ही स्किट आउट होगा, भले ही आप जो किसी भी रूट से लो, खासकर आपके सिस्टमिक रूट से, चाहे पेरेंटल हो चाहे ओरल हो, ठीक है। तो बात करें रीनल एक्सक्रीशन की, तो उसमें 3 मेन प्रोसेस होते हैं आपके रीनल एक्सक्रीशन में। एक है आपका ग्लूनर फिल्ट्रेशन, एक है आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एक है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ग्लूनर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन में आपके जो ड्रग हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपके रीनल ट्यूब्यूल्स तक पहुंचते हैं स्किट आउट होने के लिए। लेकिन रीनल ट्यूबुल रीएब्जॉर्प्शन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ड्रग हैं, वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं डिपेंड ऑन द लिपिड सोलुबिलिटी और आयंस, ठीक है। तो इसलिए जो है रीनल एक्सक्रीशन या नेट रीनल एक्सक्रीशन इज इक्वल टू ग्लूनर फिल्ट्रेशन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन माइनस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये आपके मेन फार्मूला है। तो बात करें हम लोग फार्मूला की, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम मीन्स आपके यूनिट टाइम पे कितना ड्रग का अमाउंट आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है या एलिमिनेट हो रहा है। एक है आपका क्लियरेंस, जो क्लियरेंस है वो कहीं ना कहीं यूरिन क्लियरेंस का बेस है, जो कि आपका डिपेंड करता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है, कितना वॉल्यूम आपके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है। इसलिए जो क्लियरेंस और रेट ऑफ एलिमिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का देखोगे तो आप यही आएगा। जैसे कि हम इसको डिराइव कर दें अगर, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम, ठीक है। पीसी मतलब होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन मीन्स मास पर लीटर या वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इक्वल टू मास अपॉन टाइम एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन इज टू मास पर लीटर या मास पर वॉल्यूम। तो आपका जो ये अपान है इसलिए ऊपर चला गया, तो ये मास कट जाएगा और आपका क्या होगा वैल्यू V अपॉन टी जो ऑलरेडी है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन है, वो आपके अमाउंट पे डिपेंड करता है, कितना अमाउंट जा रहा है। हो सकता है कि आपका क्लियरेंस अच्छा हो, है ना, आप हो सकता है कि आपका जो क्लियरेंस है वो हाई वॉल्यूम पे हो, क्योंकि वॉल्यूम से डिपेंड करता है, वॉल्यूम जितना होगा उतना सा क्लियरेंस होगा। लेकिन क्या उस वॉल्यूम पे ड्रग है? अगर उसमें ड्रग नहीं है तो फिर वो एक्सक्रीशन का मतलब ही क्या है। सपोज एग्जांपल की बात करें, मान लो 2 पर्सन है, ए पर्सन और बी पर्सन। ए पर्सन भी सेम वॉल्यूम पे यूरिन कर रहा है, बी पर्सन भी सेम वॉल्यूम पे यूरिन कर रहा है, दोनों ही आपके एक टाइम पीरियड पे 1 लीटर आपके यूरिन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उस 1 लीटर यूरिन पे ए पर्सन पे जो है 5 ग्राम ड्रग बाहर चला गया और एक पे 3 ग्राम ड्रग बाहर चला गया। अल्टीमेटली क्या है, जिसमें हाई अमाउंट जा रहा है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन जो अमाउंट है वो डिफर है, इसलिए दोनों का जो एलिमिनेशन रेट है वो डिफर होगा। ए जो है आपके ए कंडीशन में, आपके ए पेशेंट में जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है या एक्सक्रीशन है वो हाई होगा एज कम्पेयर टू द बी, जबकि क्लियरेंस दोनों का सेम है, इसलिए क्लियरेंस और रेट ऑफ एलिमिनेशन में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके रीनल एक्सक्रीशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अगर रीनल एक्सक्रीशन या आपकी जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो बढ़ेगा तो क्लियरेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना ये बढ़ेगा, ठीक है। प्लाज्मा कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा मतलब कंसंट्रेशन अधिक है, मतलब ड्रग बाहर नहीं गया है, इसलिए क्लियरेंस भी कम होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसके जो 3 मेन टॉपिक हैं आपके ड्रग एक्सक्रीशन के, वो है आपका ग्लूनर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन।
बात करते हैं वन बाई वन। पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे इसको मिटाने के बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। तो पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो भी ड्रग या मॉलिक्यूल्स या ब्लड हैं, आपके प्रोटीन्स हैं, वो सब आपके ब्लड में फिल्टर होके आपके पहुंचते हैं आपके एफरेंट आर्टियोल से, एफरेंट आर्टियोल पहुंचेंगे आपके इस वोमेंस कैप्सूल पे, ठीक है, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे जो कैपिलरी का पोर साइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, अप्रोक्सीमेटली मोर देन या अप्रोक्सीमेटली 40 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जबकि नॉर्मल सेल्स में 4 एंगस्ट्रॉम तक ही होता है। जो ब्रेन में है और कम होता है जो कैपिलरी का साइज है। इसलिए जो जितने मैक्सिमम ड्रग हैं वो इजीली आपके आयंस हो, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, वाटर हो, आपके प्लाज्मा हो, या आपके जो ड्रग हैं वो इजीली आपके ग्लोमेरुलर फिल्टर्ड हो जाते हैं हमारे इस एरिया पे, ठीक है। अब वो ड्रग जो हैं वो लिपिड सोलुबल ड्रग भी होते हैं, वाटर सोलुबल ड्रग भी होते हैं, वो अनचेंज ड्रग भी होते हैं, और वो मेटाबोलाइट्स भी होते हैं। सारे के सारे वो फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन बाइंडेड ड्रग है, प्रोटीन बाइंडेड ड्रग है जो कि आपके प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडेड हुआ है, चाहे वो एल्ब्यूमिन से हो, ग्लोबुलिन से हो, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन से हो, लिपोप्रोटीन से हो, वो आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से फिल्टर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। वो आपके फिल्टर्ड नहीं होते हैं, वो आपके फिर एफरेंट आर्टियोल तक पहुंच जाते हैं। हम आगे बात करेंगे बाद में कैसे वो आपके बाहर निकलेंगे। तो ये एक तरीके से कहने का मतलब ये है, प्रोटीन बाइंडेड ड्रग आर नॉट एक्सक्रीटेड और नॉट फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में। और जो कुछ ड्रग फ्री ड्रग हैं वो आपके भी बाहर कुछ फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो आपके वापस इसमें आ जाते हैं और ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू बाहर जाएंगे, ठीक है। अब बात करें हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ये जो फिल्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है आपके फिल्ट्रेशन प्रेशर पे। जितना फिल्ट्रेशन प्रेशर हाई होगा उतना ही फिल्टर अधिक हो सकता है। एंड फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये क्या है, कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जो ये कैपिलरी का साइज है वो डिफर होता है। जो आपका एफरेंट आर्टियोल्स हैं उनका जो कैपिलरी का जो साइज है, ल्यूमेन है, वो लार्ज होता है, जबकि एफरेंट आर्टियोल्स का जो कैपिलरी का जो साइज है वो ल्यूमेन है वो कम होता है। तो अल्टीमेटली इस एरिया पे एक कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है। मीन्स जो भी आपके इसमें कंसनट्रेटेड हैं, जो भी आपके अमाउंट्स हैं, कंसनट्रेटेड हैं या ड्रग हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर हैं या आयंस हैं, वो आपके प्रेशर लगा के फिल्टर करने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर्स। अब ये जो ड्रग कंसनट्रेशन है वो कहीं ना कहीं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर भी जनरेट होगा, क्योंकि उसमें ड्रग है, ब्लड है, तो वो प्रेशर जो है आपके फिल्टर होने को रोकता है। और फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब यहाँ जो फिल्ट्रेट बनेगा, जो भी आपके आएगा, उस फिल्ट्रेट के कारण भी एक यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करेगा जो कि फिल्टर होने से रोकेगा। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स हैं आपके कैपिलरीज के अंदर में, और जो फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स हैं जो होता है वोमेंस कैप्सूल में, वो आपके फिल्ट्रेशन को रोकता है, जबकि कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है फिल्ट्रेशन को फॉलो करता है या होने देता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना ही वो फिल्टर हो पाएगा। बात करें हम लोग इसकी वैल्यू की, तो 7.3 इज़ द कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स एंड 4 इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड 2 इज़ द फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स इन नॉर्मल कंडीशन। तो उस कंडीशन में जो है 1.3 किलो पास्कल या फिर 10 mmHg का प्रेशर जनरेट होता है इस एरिया पे, ताकि वो इजीली ड्रग जो है मॉलिक्यूल्स हैं फिल्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके GFR पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि नॉर्मली होता है 120 to 125 ml पर मिनट। मतलब हमारे जो वोमेंस कैप्सूल हैं, जो फिल्ट्रेशन है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट पे 120 या 125 ml आपके ब्लड को, जिसमें आपके अमाउंट्स रहेंगे, ड्रग रहेंगे, मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसको फिल्टर्ड कर सकता है नॉर्मल कंडीशन में, और अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर पर डे कर सकता है। लेकिन जो यूरिन है वो बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1 to 1.5 लीटर यूरिन ही हम स्किट आउट कर सकते हैं आपके पर डे पे, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग की बात करें तो ड्रग जो है का जो फिल्ट्रेशन है कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो है आपका रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो जितना अधिक होगा उतना ही फिल्ट्रेशन भी अधिक होगा। ये बात करें हम लोग प्रोटीन बाइंडिंग की, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है वो जितना हाई होगा उतना ही उसका जो फिल्ट्रेशन है वो कम होगा।
या बात करें हम लोग एजिंग की, क्योंकि एजिंग कंडीशन में आपका जो किडनी का फंक्शन है प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इसलिए जो उस कंडीशन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कम हो जाता है, या फिर आपके जो रीनल फेलियर कंडीशन है उसमें भी आपका GFR कम हो जाता है। तो ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। और बात करें हम लोग इसके फंक्शन टेस्ट की, तो आपका जो क्रिएटिनिन है, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस आपका GFR लगभग सिमिलर होता है। तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस का भी जो वैल्यू है वो होता है 120 ml पर मिनट। तो अगर 120 ml पर मिनट आ रहा है आपका क्रिएटिनिन क्लियरेंस, इसका मतलब आपका जो किडनी है प्रॉपर काम कर रहा है, प्रॉपर फिल्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो मेजर आपके जो डिपेंडेंट हैं यूरिन एक्सक्रीशन का वो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मैक्सिमम ड्रग, मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम आयंस, मैक्सिमम आपके जो वाटर हैं वो कहीं ना कहीं आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ही फिल्टर्ड आउट होते हैं और यूरिन में वो पास होते हैं, ठीक है। फिर बात करें हम लोग इसके किडनी फंक्शन टेस्ट की, तो उसमें हम लोग क्रिएटिनिन जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंस होते हैं, जो कि इंडोजिनियसली कंपाउंड्स हैं, उसके थ्रू भी, या फिर जो आपके एक्सोजिनस कंपाउंड्स हैं, जो आपके इन्यूलिन है जो कि पॉलीसेक्राइड्स है, या फिर सिनिस्ट्रीन है, इन 2 कंपाउंड्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए क्रिएटिनिन आपके किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। आप में समझ में आ गया होगा कि जितने भी ड्रग पहले आपके फिल्टर्ड होंगे हमारे गोमेंस कैप्सूल्स पे आएंगे, रिनल टेबल्स पे आएंगे, चाहे वो आपके लिपिड सोलेबल हो, वाटर सोलेबल हो, या अनचेंज्ड हो, या फिर आपके मेटाबोलाइट्स हो। उसके बाद फिर आगे की कहानी हम बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सो इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस द ट्यूबुलर सीक्रेशन एंड द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। चलिए हो गया, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करते हैं हम लोग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। मींस इसमें क्या होता है, आपके जो भी ड्रग्स हैं आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू आपके रिनल ट्यूब्यूल्स में आएंगे और रिनल ट्यूब्यूल से वापस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। मींस इट इज अ पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस एंड पैसिवली रीअब्जॉर्ब सर्टन ड्रग्स फ्रॉम द रिनल ट्यूब्यूल्स टू द ब्लड। तो अल्टीमेटली आपके जो भी जीफार में ड्रग आएंगे, चाहे वो बात करें लिपिड सोलबल ड्रग हो, चाहे वाटर सोलबल ड्रग हो, या आयंस हो, अनायंस हो, तो उनमें से कुछ जो ड्रग हैं वो आपके वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो कौन से रीएब्जॉर्ब होते हैं? तो बेसिकली मेनली आर द लिपिड सोलबल ड्रग्स एंड अनायंस। तो अनायंस हैं या फिर लिपिड सोलबल ड्रग हैं, उनका ही एब्जॉर्प्शन होता है। जो हाईली हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है वो आपकी इजिली रीएब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ठीक है। म्यूजियम जितने भी 99% जो रीएब्जॉर्ब होते हैं वो हालांकि लिपिड सोलबल ड्रग ही होते हैं, लेकिन वाटर सोलबल ड्रग भी रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं विच डिपेंड ऑन द यूरिन पीएच। जो आपके वाटर सोलबल ड्रग की जो रीएब्जॉर्प्शन है, मींस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर सोलबल ड्रग डिपेंड्स ऑन द यूरिन पीएच, क्योंकि वो यूरिन पीएच पे एक तरीके से जो आपके ड्रग होंगे, चाहे वो वाटर सोलबल ड्रग हो या फिर लिपिड सोलबल ड्रग हो, वो कहीं ना कहीं या तो वो वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग एसिडिक होते हैं या बेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो आयनाइजेशन है वो डिपेंड करता है आपके मीडिया पे। तो वहाँ पे क्या है, यूरिन है, तो यूरिन के पीएच पे डिपेंड करेगा। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल रूप में एसिडिक ड्रग की बात करें, तो एसिडिक ड्रग जैसे जानते हैं कि एसिडिक ड्रग आर अनआयनाइज्ड या अनआयन फॉर्म इन एसिडिक मीडिया। मतलब अगर एसिडिक ड्रग की बात करें तो अगर यूरिन भी एसिडिक होगा तो वो अनआयन फॉर्म में होगा, है ना, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं क्लासेस में। तो उस केस में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो ऐसे वाटर सोलबल ड्रग जो कि एसिडिक ड्रग हैं और अगर यूरिन का पीएच एसिडिक है तो वो रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन एसिडिक ड्रग अगर बेसिक यूरिन पे हो तो वो इजिली स्किट आउट हो सकते हैं, क्योंकि एसिडिक ड्रग बेसिक यूरिन पे आयंस फॉर्म करते हैं, हाईली आयनाइज्ड होंगे और इजिली हो स्किट आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर हमको एसिडिक ड्रग को बाहर निकालना है, एसिडिक ड्रग का एक्सक्रीशन कराना है, तो यूरिन शुड बी, खासकर वाटर सोलबल एसिडिक ड्रग की यूरिन शुड बी बेसिक इन नेचर। देयरफॉर यूरिन एक्लाइजर लाइक सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड इन द बार्बिट्रेट्स एंड सैलिसिलेट पॉइजनिंग। तो बार्बिट्रेट्स और सैलिसिलेट दोनों ही एसिडिक ड्रग हैं, इनकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो हमको इनको बाहर निकालने के लिए हमारे यूरिन का पीएच को बढ़ाना पड़ता है। हम यूज़ करेंगे सोडियम कार्बोनेट जो कि है यूरिन एक्लाइजर। क्लियर है। सेम अपोजिट बेसिक ड्रग के केस में, ये जो बेसिक ड्रग एसिडिक ड्रग हैं वो आपके बेसिकली वाटर सोलबल ड्रग हैं। अगर वो लिपिड सोलबल ड्रग हैं तो वो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस हो जाएंगे, नो डाउट। लेकिन वाटर सोलबल ड्रग हैं तब वो डिपेंड करता है पीएच पे। तो बेसिक ड्रग अगर बेसिक यूरिन पे है तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि उस फॉर्म पे, उस यूरिन पे वो अनायंस फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अगर हम इस बेसिक ड्रग को बाहर निकालना है, स्किट आउट करना है, तो यूरिन पीएच शुड बी इन एसिडिक नेचर।
तो अगर हम यूरिन का एसिड नेचर होगा तभी वो इजिली स्किट आउट हो सकते हैं। मीन्स यूरिन एसिडिफायर लाइक सोडियम अमोनियम क्लोराइड कैन बी यूज्ड फॉर द बेसिक ड्रग लाइक मॉर्फिन एंड एम्फेटामिन एक्सक्रीशन। तो बेसिक ड्रग के एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए हम एसिडिक यूरिन एसिडिफायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। वी कांट यूज़ द यूरिन एसिडिफायर बिकॉज एसिडिक यूरिन मे बी मोर डेंजर देन दिस ड्रग, बिकॉज urine acidifier clinically not used due to the increase the risk of cardiotoxicity and rhabdomyolysis। जो एसिडिक यूरिन है वो भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। एसिडिक यूरिन की वजह से आपको जो है कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है या फिर रेब्डोमायोलिसिस भी हो सकता है, इसलिए हम एसिडिक यूरिन एसिडिफायर यूज़ नहीं करते, ठीक है। और मैक्सिमम जो ड्रग हैं, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस की बात करें तो पीएच जो पी के जो 5 से 8 होगा, 5 से 8 के बीच के जो ड्रग होते हैं वो मेनली आपके यूरिन पीएच से अफेक्ट करते हैं, उनके पीएच से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन। मीन्स जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ड्रग आ गए, कुछ ड्रग वापस रीअब्जॉर्ब हो गए, अब कुछ जो ड्रग हैं वापस वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू आपके वापस पहुँचेंगे रिनल ट्यूब्यूल्स में फॉर द एक्सक्रीशन। आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन दो ही पाथवे आपके एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्यूबुलर रिडक्शन उसको अपटेक कर लेता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक्टिव ट्रांसफर ऑफ द ड्रग टू द रिनल ट्यूब्यूल्स। ड्रग का इस एफरेंट जो आपके आर्टिकल्स हैं, इन एफरेंट आर्टिकल्स से एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये वापस आपके रिनल ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं, ठीक है। एंड इफ द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज मोर देन 120 ml per minute, वी कैन एज्यूम दैट TS मीन्स ट्यूबुलर सिक्रीशन कैन बी अकर्स, ठीक है। अगर किसी भी ड्रग का जो क्लियरेंस रेट है या क्लियरेंस है वो 20 ml per minute से अधिक होगा, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनमें ट्यूबुलर सिक्रीशन हुआ होगा, तभी वो आपके हाई अमाउंट पे स्किट आउट हो रहे हैं। तो अब इसके बात करें, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे कुछ क्लासेस में कि आपका जो रिनल ट्यूब्यूल्स मतलब आपके जो रिनल ट्यूब्यूल्स हैं आपका इस एरिया पे बात करें तो आपके अफरेंट आर्टिकल्स और इफरेंट आर्टिकल्स होते हैं। तो कुछ जो ड्रग हैं आपके फिल्टर्ड होंगे, तो फिल्टर्ड होते हैं जब तो क्या होता है आपके प्रोटीन बाइंडेड ड्रग जो हैं वो फिल्टर्ड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। वो आपके वापस जाएंगे कहाँ पे, इफरेंट आर्टिकल्स पे, ठीक है। लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान जो है आपका वाटर भी बाहर निकलेगा और ड्रग भी बाहर निकलेंगे, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होता आपके फ्री ड्रग कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे ही इफरेंट आर्टिकल्स पे जो हैं आपके कुछ प्रोटीन बाइंडेड ड्रग भी पहुँचेंगे, मतलब जितने भी प्रोटीन बाइंडेड ड्रग हैं वो पहुँचेंगे, साथ साथ जो फ्री ड्रग है वो भी पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्री ड्रग हैं वो आपके इनके जो रेस्पेक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होंगे, ठीक है। चाहे वो आपके OATP हो या OCT हो या फिर इफ्लक्स सिस्टम जो पी ग्लाइकोप्रोटीन हो या MRP2 हो, सब ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, उनके थ्रू ये पहुँचेंगे आपके इस रिनल ट्यूब्यूल्स पे। तो अल्टीमेटली इस एरिया पे सडनली आपका जो ड्रग कंसंट्रेशन है, फ्री ड्रग कंसंट्रेशन है आपके इफरेंट आर्टिकल्स पे, वो सडनली कम हो जाता है, कम होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए जो भी प्रोटीन बाइंडेड ड्रग हैं वो डिसोसिएट होके फ्री ड्रग में कन्वर्ट्स होते हैं और ये वापस आपके कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं। तो इस तरीके से जो प्रोटीन बाइंडेड ड्रग है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू आपके स्किट आउट नहीं होते हैं, वो आपके पहुंचते हैं इफरेंट आर्टिकल्स पे और वहाँ पे उनका डिसोसिएशन होने के बाद ही वो स्किट आउट होते हैं। मीन्स द ड्रग विच आर बाइंडेड टू द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर स्किटेड थ्रू द ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस, नॉट टू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब आते हैं इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के बारे में। तो दो मेनली होते हैं, एक होता है आपका OATP, एक है आपका OCT। मीन्स फॉर द एसिडिक ड्रग ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर अवेलेबल लाइक OATP। तो OATP से जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं वो एसिडिक ड्रग को ट्यूबुलर सिक्रीट कराता है। बात करें हम लोग पेनिसिलिन की हो, प्रोबेनिसिड की हो, सल्फोनाइल यूरिया की हो, सल्फोनाइल माइड्स की हो, थोरमिथोट्रिक्सेट की हो, सैलिसिलेट्स की हो, जितने भी एसिडिक ड्रग हैं वो इसके थ्रू आपके सिक्रीट आउट होते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर बेसिक ड्रग के लिए होता है ऑर्गेनिक बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि आपका OCT है, ठीक है। जैसे आपके थायजाइड हो, एमिलोराइड हो, ट्राइमेटरिन हो, आपकी क्विनिडीन हो, प्रोकेनामाइड हो, ये सब जो ड्रग हैं जो बेसिक ड्रग हैं वो आपके ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू या OCT के थ्रू आपके पहुंचते हैं आपके रिनल ट्यूब्यूल्स पे। तो कहीं ना कहीं अब ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक भी एक कैरियर प्रोटीन्स हैं, तो कहीं ना कहीं इन ड्रग्स की उनमें एक एफिनिटी होगी, बाइंडिंग कैपेसिटी होगी, तो कहीं ना कहीं इनमें भी आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे, मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। तो बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में प्रोबेनिसिड, तो प्रोबेनिसिड आपके एसिडिक ड्रग है, तो प्रोबेनिसिड डिक्रीज द ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ द पेनिसिलिन एंड द नाइट्रोफिरेंटोइन एंड में इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग। मीन्स जो प्रोबेनिसिड है पेनिसिलिन के साथ में या नाइट्रोफिरेंटोइन के साथ में कम्पीट करेगा, इसके लिए
आपके OATP के लिए, ठीक है, क्योंकि इसकी एफिनिटी हाई है तो ये जाके इस पर ट्रांसपोर्ट हो गया बाहर जाएगा, ना कि पेनिसिलिन और नाइट्रोफेंटाइन। तो अल्टीमेटली नाइट्रोफेंटाइन और आपका जो पेनिसिलिन है वो आपके ब्लड में ही रह जाएंगे और वापस पहुँचेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन पे, और उनका जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो बढ़ सकता है। सिमिलरली सैलिसिलेट ब्लॉक द यूरिकोसरिक एक्शन ऑफ द प्रोबेनिक एसिड। तो सैलिसिलेट आपके प्रोबेनिक एसिड के सिक्रेशन को कम करता है। सिमिलरली सल्फिनपायराजोन डिक्रीज द एक्सक्रीशन और ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ द टोलब्यूटामाइड। क्यूनिडीन डिक्रीज द बाइलरी और renal clearance of the digitoxin by inhibiting the pre-glycoproteins। तो इस तरीके से एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्सक्रीशन को कम कर सकता है और उनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा सकता है। बात करें सिमिलरली एजिंग कंडीशन में जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, उनमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं हो पाते हैं। डेवलप नहीं होते हैं मतलब उन कंडीशंस में जो ड्रग हम यूज़ करेंगे वो ड्रग ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू आपके बाहर नहीं जाएंगे। मीन्स नियोनेट्स में केवल ग्लूनल फिल्ट्रेशन के थ्रू ही, यूरिन के थ्रू आपके एलिमिनेट होंगे। इसका मतलब उन कंडीशन में आपके जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप नहीं होते हैं। मीन्स दे इनहेंस द ड्यूरेशन ऑफ सर्टन ड्रग्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ सर्टन ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, सिप्रोस्पिरिन, एस्प्रिन। तो इन ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ ट्यूबुलर reabsorption and the tubular secretion. And if you want to know this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.